सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अगर हम पाकिस्तान की सियासत को देखें तो वहाँ हमेशा से ही अपोजिशन और हुकूमत में सास बहू की तरह अनबन चलती रहती है। कभी हुकूमत के तंज अपोजिशन पर बिजलियाँ गिराते हैं तो कभी अपोजिशन की घन गरज भरी तनकीद हुकूमत पर बादल बनकर बरसती है। हुकूमत और अपोजिशन की इस सास बहू वाली लड़ाई में आवाम का किरदार एक मजलूम शोहर वाला है, जिसके मसाइल ना कोई सुनने वाला है ना ही कोई हल करने वाला। गुज़िश्ता दिनों से हुकूमत और अपोजिशन की इस रिवायती लड़ाई में ताने भी बिल्कुल सास बहू वाले दिए जा रहे हैं, जिनको सुनकर ये समझ नहीं आता कि हंसा जाए या फिर अफसोस किया जाए। मरीम नवाज ने एक बार फिर वज़ीर आज़म पर शदीद तनकीद की और कहा कि इमरान खान आईनी वज़ीर आज़म नहीं, अहम तकर्रियाँ तो जादू टोने और जिन्नात करते हैं। इतना ही जादू टोने कामयाब हैं तो आवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तहरीक इंसाफ के वफाकी वजीर ने शहबाज गिल ने मरीम के शिकवे पर जवाब शिकवा करते हुए कहा कि मरियम जादू टोने की बातें करती हैं तो ये बताएं कि कौन से जिन्नात हैं जिन्होंने पैसे बैरून मुल्क मुंतकिल किए। मौजूदा हुकूमत से तो आवाम की तवक्कुआत इसलिए भी ज़्यादा थी कि इस जमात के अरकान बशमूल उनके कायद ने तब्दीली के हज़ारा दावे किए, लेकिन इन दावों और वादों के पूरा होने के कोई आसार नज़र नहीं आते। अवाम को इस वक्त महंगाई के जिस अफरियत का सामना है उसकी मिसाल मिलना मुमकिन नहीं। गो के माजी की हुकूमतों के अदवार में भी महंगाई होती रही, मगर हालिया महंगाई ने तो माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं नाजरीन। लेकिन अलमिया यह है कि मौजूदा हुकूमत महंगाई कम करने के लिए खुद तो कोई इकदामात नहीं कर रही, अलबत्ता गुज़िश्ता 3 बरसों से एक ही रट लगाई हुई है कि इसकी जिम्मेदार माजी की हुकूमतें हैं। दूसरी जानिब अपोजिशन का किरदार भी खुद अपोजिशन के लिए एक सवालिया निशान है। शान और शौकत से बनने वाली PDM रेजा रेजा हो गई। एक जलसे जुलूसों का ऐलान होता है, मगर उसका फ़ायदा क्या होगा ये खुद अभी तक अपोजिशन को भी नहीं मालूम। हुकूमत और अपोजिशन की बातें और जिन्नात पर यकीन को सुनकर तो कुछ ऐसा महसूस होता है कि आने वाले वक्तों में एक वजारत जिन्नात का भी जो है वो कायम की जाएगी। शायद वही आवाम के लिए कुछ कर जाएं, क्योंकि मुआशी माहिरीन के मुताबिक तो महंगाई पर काबू पाना हुकूमत के बस की बात नहीं। तो क्या महंगाई कंट्रोल करने के लिए अब जिन्नात आएंगे? ज़रा ये भी हम देखेंगे और उस पर हम बात करेंगे। हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान याकूब साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आपका। कराची स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं अब्दुल्ला बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपका। राना एहसान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। और शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ज़रा मैं इमरान याकूब साहब से बात करना चाहूँगी। इमरान याकूब साहब, ये जादू टोने की सरकार, ये झाड़ फूक की सरकार, ये जिन्नात से जो है वो हुकूमत चलाना, क्या हो क्या रहा है हमारे मुल्क में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, आपने इतना ज़बरदस्त इंट्रो दिया और ऐसे अच्छे अल्फाज का चुनाव किया कि सच्ची बात तो ये है कि इसके मज़ीद कोई एनालिसिस या तजिया किया नहीं जा सकता। देखिए, अलमिया ये है कि इस मुल्क में जब सियासतदान एक दूसरे को इस बात के ताने दें कि जादू टूने से क्या किया जा रहा है, झाड़ फूंक से क्या किया जा रहा है और दम दरूद करके क्या किया जा रहा है, तो उसके बाद फिर उसके जवाब में दूसरी तरफ से बजाय इसके कि इसको कूल डाउन करने की कोशिश की जाए, बल्कि उस पर उससे भी बड़ी बातें की जाए और कहा जाए कि जी वो तो खुद एक चुड़ैल हैं और वो बताएं कि किन चुड़ैलों के जरिए से उन्होंने लूटी हुई दौलत को गायब किया। तो ये मामला सिर्फ इतना है कि अगर आप इस गुफ्तगू पे गौर करें तो मुझे तो आपने जो अवाम को आज मनहूस शोहर करार दिया ना, ये तारीखी जुमला आपने कर दिया है। अवाम वाकई इस मुल्क में एक ऐसे मनहूस शोहर की शक्ल मजलूम शोहर का, जिसको पता ही नहीं होता उसका कसूर क्या है, वो सिर्फ लड़ाई में सुन रहा होता है बातें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो मनहूस शोहर की तरह अवाम को भी ये नहीं बिल्कुल पता कि वो पिस रहा है और उसके जो मामलात हैं उनको ठीक करने की बजाय हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने अपने स्कोर सेटल करने की पोजीशन में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी शौकत बसरा साहब हमारे दोस्त हैं, वो तो इस पे बड़ा डिफेंड भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आज वो अपने दिल पे हाथ रख के कुछ कहें
तो उनके लिए भी इसको डिफेंड करने के लिए, इस बात को डिफेंड करने के लिए कोई लफ्ज नहीं होगा। सुमैया, देखना सिर्फ ये है कि ये ऐसा हुआ क्यों। मुझे आप ये बताएं कि इन 3 सालों में पीटीआई की हुकूमत ने जो कुछ किया और जो कारकर्दगी दिखाई, इल्ला माशाअल्लाह, वो सबके सामने है। और जब ये बातें इस तरह से हों और फिर पंजाब में खास तौर पे सबको पता है कि किसके कहने पे क्या किया जा रहा है, और जब इन्वर्टेड कॉमर्स में इस्तिहारा तो वैसे एक बड़ी अच्छी चीज़ है, इस्लाम में इसकी बड़ी फजीलत भी बयान की गई है, लेकिन कन्वर्टेड कॉमर्स में मैं बार बार कह रहा हूँ, इस्तिहारा जो है उसकी अहमियत इतनी बढ़ जाए कि इतने अहम फैसले, इतने अहम मामलात में भी उनको अहमियत देनी शुरू कर दी जाए, तो फिर ऐसी बातें। चले, आप भी ये समझते हैं कि वाकई ऐसा है? अगर मरियम साहिबा कह रही हैं तो वो ऐसे ही नहीं कह रही। राना एहसान साहब, ज़ाहिर डिफेंड तो किया जाता है, कायदीन के बयानात को ये कहा जाता है कि जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने और इसका, लेकिन मैं ये सवाल कर रही हूँ कि हमारे मुल्क में एक अजीब बहस है। कल ट्विटर पर जिस तरह के ट्रेंड्स थे, मैं खुद हैरान थी कि क्या हो क्या रहा है। जब हम बात करते हैं, टीवी का मीडियम देखें, सोशल मीडिया देखें, तो एक अजीब तूफ़ान बदतमीज़ी मचा हुआ होता है। जो सियासी रहनुमा होते हैं, सियासी कारकुनान होते हैं, वो अपने फॉलोअर्स के लिए, अपने लोगों के लिए तो एक मशअल राह होने चाहिए, ज़ाहिर उनके लिए ट्रेंड सेटर्स होने चाहिए। ये ट्रेंड सेट्स किए जा रहे हैं कि एक दूसरे पर एक अजीब व गरीब इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। सुमैया, गुजारिश राना एहसान साहब, मरियम बीबी का जो बयान है उसका तल्लुक शायद उन तकर्रियों से है जो अफराद के ऊपर ज़्यादा वजन देती हैं और अदारे के ऊपर कम। इस मिसाल के तौर पे जिस तरह नैब चेयरमैन एक आदमी के लिए जो है ऑर्डिनेंस ले आना और ये कहना, ये समझना, ये तासर अवाम को देना कि उसके बगैर शायद नैब चल नहीं सकती। अभी इसी तरह DGISI के ऊपर भी जो एक बहस छिड़ी हुई है, वो भी जो है एक आदमी के लिए जो है वो सारा ये मामला जो है वो एक कंट्रोवर्सी बनी हुई है, जो कि एक इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी की शक्ल इख्तियार कर दी है। फिर जरा पीछे जाके हम देखते हैं तो बुज़दार साहब के ऊपर बज़िद रहना, जबकि परफॉर्मेंस उनकी नेगेटिव है, कोई पंजाब के अंदर कुछ नहीं हो रहा, बदहाली की तरफ पंजाब जा रहा है। और फिर जिस तरह रेहाम खान ने अपनी किताब में लिखा, जो कि इनकी साबका बेगम है, कि किस तरह शायद इमरान खान साहब जो फैसले हैं उनका तरीकाकार कुछ और होता है। और फिर बहुत सारे मैं समझता हूँ तज्जियाकार ने भी इस चीज़ को पॉइंट आउट किया कि पता नहीं फाल निकाला जाता है, या तो मेरे ख्याल से ये जो एक बैकग्राउंड है इसके पीछे, उनके फैसले जिस तरह वो करते हैं, शायद मरियम बीबी ने उन फैसलों को जो है वो देखते हुए ये बयान दिया कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल जिस तरीके से हो रही है और जिस तरह हम एक मिस मैनेजमेंट देखते हैं, मिस गवर्नेंस देखते हैं, अफराद के ऊपर जो है वो ज्यादा जोर है, अदारे पीछे जा रहे हैं, तो इस तनासर में अगर देखें तो लगता है कि पता नहीं फैसले शायद इसी तरह ही होते हैं। क्योंकि चलें, ये एक नया फिनोमेना है ना, क्योंकि हमने खलाई मखलूक से लेकर जन्नत तक का सफ़र तो तय कर लिया है। अब आगे ये देखना होगा कि अब मज़ीद क्या इस्तिलाह यहाँ पर सामने आएगी। तो अब मुस्तफ़ा साहब, आप क्या समझते हैं? क्योंकि मुस्लिम लीग नून का तो ये मानना है कि ज़ाहिर मरीम नवाज़ का बयान है कि वो ये समझती हैं कि हुकूमत जादू टोने से चलाई जा रही है, जिन्नात चलाते हैं, यहाँ पर तोता फाल निकाली जाती है। पीपल्स पार्टी क्या इस्तिलाह लाएगी इस हुकूमत के लिए? सुमैया, इस पूरे एपिसोड पे आप अप्रिशिएट करें पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को, नैरेटिव को, जिस तरह मैच्योरिटी से हमने इस इशू को पॉलिटिसाइज नहीं होने दिया। हमने इस पे कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं की है, क्योंकि हम समझते हैं ये मुल्क के इदारे हैं और ख़ासकर ऐसे इदारे जिनका मुल्क में इंटरनेशनली उनकी एक रेपुटेशन है। बिल्कुल। पीटीआई ने अगर एक इमेच्योरिटी की है तो उसको तो हम कंडेम कर रहे हैं, लेकिन हम उस पर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहे। ये अच्छी बात है। हमें ये पता है कि ये चीज़ इंटरनेशनली हमारे मुल्क के खिलाफ जाएगी। सही बात है, ठीक है। और मरियम भी कर रही हैं, वो अपने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही हैं। आई थिंक दिस इज़ क्वाइट इमेच्योर जिस तरह वो कर रही है, तरीका बहुत गलत है। आप कंडेम करें, हम भी कंडेम करते हैं। पीटीआई ने जिस तरह एक नामुनासिब तरीके से एक सिंपल से एक इशू को इन्होंने जो है ना वो एक क्राइसिस बना दिया है, आज मुल्क का एक क्राइसिस बन चुका है। तो ये चीज़ तो हम बिल्कुल कंडेम करते हैं कि ये हुकूमत ना एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन निकाल सकती है, ना ये अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन निकाल सकती है, तो ये मुल्क क्या चलाएगी?
तो वी कंडेम दैट, बट इसका एक तरीका होता है। आप इस तरह जो है वो एक जो है पर्सनल अटैक्स करें और इस तरह की जादू टोने वाली बातें, ये नहीं करनी चाहिए। आप ये समझते हैं कि बिलो द बेल्ट बात है, ये नहीं होनी चाहिए। चले बिल्कुल, आप वैसे आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि सिक्योरिटी के, नेशनल सिक्योरिटी के जो मामलात होते हैं ना, उस पर इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग होते हैं वो फिर दायरे इसका फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, शौकत बसरा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बसरा साहब, ये जो अभी मैंने एक बात की कि जिस तरह जिन्नात की, जादू टोने की, कल से हम बातें सुन रहे हैं, ट्विटर पे भी हम देख रहे हैं कि ये ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो मुझे तो कहीं ऐसा खदशा भी जाहिर लग रहा है कि कहीं कोई वजारत जिन्नात की कोई ऐसी वजारत ही ना लॉन्च कर दी जाए। और अब ये जो इल्ज़ामात आप लोगों पे लग रहे हैं, अब आप कैसे डिफेंड करेंगे इसको? देखिए सुमैया, ये बहुत ही काबिल अफसोस है हाँ। कि ऐसी रवायात सियासत के अंदर प्रवान चढ़ाना कि आप सियासत में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, आप तनकीद करें, आपके पास गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं और बहुत सारे मामलात होंगे, लेकिन आप अगर ये तमाम हदूदों को यूद क्रॉस करके आप ज़ाती हमले और ख़ास तौर पे देखें ना, एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो हम शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़वातीन की हुर्मत के हवाले से हम हफ्ता मना रहे हैं, अथॉरिटीज़ बना रहे हैं, और ऊपर से ख़ुद मरियम बीबी खातून होते हुए जिस तरह वो हमले कर रही हैं, असल में इनका जो माजी है वो बिल्कुल ऐसी चीज़ों से भरा पड़ा है। सर वैसे जो जवाब दिया है ना शहबाज गिल ने, वो भी कोई बहुत अच्छा, वो भी उन्होंने ज़ातियात पर ही हमले किए। करता हूँ मैं सुमैया, मैं अर्ज़ करता हूँ कि किसी तरफ से भी हो ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी रवायत नहीं है, लेकिन जब आप हर लिमिट क्रॉस करेंगे, आप इस तरह फैमिलीज़ पे हिट करेंगे, आप देखें किसी भी मसलक को मानना, किसी भी मदरसे को मानना, ये आपके ज़ाती मामलात हैं। मज़हब में आप इंटरफेरेंस करें और इस तरह की गुफ्तगू करें तो मेरे ख्याल में ये आने वाले दिनों में आप क्या कर रहे हैं, आप पहले ही जो हमारे नफरत के बीज बोए गए हैं, जो सेक्टेरियन इश्यूज़ है आपके पाकिस्तान के अंदर, अगर वो लीडरान जो बड़ी जमातें हैं जो 3-3 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, 3-3 बार वज़ीर आला रह चुके हैं, इस तरह की मेरे तो हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं हो रहा। हुकूमत बहुत एक प्रॉपर वे में चल रही है, ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है, खामखाई ऑपोजिशन बातें सुना रही है उनको। देखिए सुमैया, मैं फिर कहता हूँ ये अब डिफरेंट टॉपिक है जो आप बात कर रही हैं। आप उन बातों पे बात करती हैं, वो कहती कि जी हमें नहीं है, हम लोगों में मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं, हम में गवर्नेंस का इशू है, आप तनकीद करें, लेकिन ये मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि अपोजिशन इस तरह के अगर हमले करेगी तो इसका मतलब ये है कि वो इंतहाई अपनी जो इस वक्त सूरत हालों से मायूस हो चुके हैं। पहले ही आप देख लें, अपोजिशन के खिलाफ साफ आ रहा है, वो अपने आप से एक दूसरे डर रहे हैं। तो इसलिए इस तरह की ज़ुबान किसी तौर पे भी मैं समझता हूँ हम सब लोगों को बतौर पॉलिटिशियंस, खा वो किसी जमात से तल्लक है, खा वो मीडिया के लोग हैं, खा किसी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से, हमें इसको कंडेम करना चाहिए। और मैं फिर कहता हूँ कि लीडरशिप किसी भी पार्टी की हो वो हमारे लिए काबिल एहतराम होनी चाहिए। हाँ, हमें एक लिमिट को, एक रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। और जब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, और अभी जिस तरह शौकत बसरा साहब का ये कहना है और जो कि बिल्कुल सही भी है कि जो सियासत है वो होनी चाहिए, लेकिन सियासत में ना ज़ातियात पर हमले नहीं होने चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन चाहे हुकूमत मौका दे भी रही है तब भी अपोजिशन की साइड से और हुकूमत की साइड से भी दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर ज़ाती हमले किए जा रहे हैं, वो नहीं होने चाहिए। इमरान याकूब साहब, चाहे मामलात जैसे भी हों, लेकिन एटलीस्ट जो नेशनल सिक्योरिटीज़ के मामलात हैं, जो इस तरह की सेंसिटिव मामलात होते हैं, उस पर एटलीस्ट जगहसाई का मौका नहीं देना चाहिए दुनिया को। जी इमरान साहब, ठीक है, इमरान याकूब साहब से दोबारा रब्ता बहाल करते हैं। जब तक राना साहब से बात करें, राना साहब, जी बसरा साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सुमैया, मैं फिर आपको अर्ज़ करता हूँ कि ये माजी में भी ये रवायात आप देख लें कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा, उनकी क्या क्या किरदार कुशी नहीं की गई और किस जमात ने की, जो आज भी इस रवायत में इमरान खान साहब जो है उनको सबसे बड़ी ट्रॉफी उनको जाती है। जी गंडापुर साहब ने जिस तरह के अल्फाज मरीम नवाज के लिए इस्तेमाल किए थे वो भी दुरुस्त नहीं थे। नहीं होनी चाहिए। मैं तो लफ्ज बोल चुका हूँ, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। सर रिएक्शन भी ऐसा नहीं होना चाहिए ना, इस बात को भी कंडेम करें। खास तौर पे क्रेडिट, खास तौर पे जब क़यादत आपकी गुफ्तगू करेगी तो मेरे जैसे वर्कर्स जो हैं, मेरे जैसे सर यही बात तो हम कर रहे हैं ना, क़यादत जो सियासी रहनुमा, सियासी कायदीन,
उनके मिजाज को, उनकी बातों को लेकर तो लोग आगे चलते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, तो उनके लिए हम किस तरह की मिसाल पेश कर रहे हैं, यही तो मेरा सवाल है। इमरान याकूब साहब, चाहे मामला जो भी हों, चाहे हुकूमती साइड से पूरा ग्राउंड दिया जा रहा हो, उसके बावजूद क्या आपके ख्याल में ज़ातियात पर हमले होने चाहिए दोनों साइड से? सुमैया देखें, एक प्रॉब्लम है, मेरे भाई हैं शौकत बसरा साहब, लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम है, ये दिल से समझते हो ना कि ये काम गलत है, फिर भी इस तरह टीवी शो में आके इन्हें डिफेंड करना ही पड़ेगा। ये डिफेंड नहीं करेंगे तो इनकी अपनी क्लास हो जाएगी, इनको खुद फोन आ जाएगा कि आपने गए थे टीवी शो में और आपने इसको डिफेंड ही नहीं किया। मामला ये है कि कोई दुनिया का असूल है, कोई हमारा मजहब, हमारा मुआशरा, हमारी अखलाकियात जो हमें इस बात से ना रोकती हो कि आपने ज़ातियात पे नहीं जाना। लेकिन यहाँ होता क्या है, बड़ी माजरत के साथ बसरा साहब, आप प्लीज़ बुरा मत बनाइएगा, लेकिन आप मुझे ये ज़रूर कहने की इजाज़त दे दें कि ये जो मामला सियासत में इस हद तक पहुँचा है, उसमें पीटीआई कल्चर का बड़ा एक हिस्सा है। पीटीआई ने इस बात को ख़ास तौर पे मीडिया और सोशल मीडिया पे आप देखें कि ये जो ट्रेंड्स बनना शुरू हुए हैं और जिस तरह से, सर मैं ज़रा यही ऐड ऑन करना चाह रही थी, कल ट्विटर पे जिस तरह के ट्रेंड्स थे, मुझे बहुत अफसोस होता है कि हम, ऐसा लगता है कोई कटर का ढक्कन हमने उठा दिया अगर हमने सोशल मीडिया वेबसाइट खोल ली। जिस तरह के ट्रेंड्स दोनों साइड से बनाए जा रहे होते हैं, चलाए जा रहे होते हैं, तो वो क्या हम बता रहे हैं अपनी जनरेशन? सुमैया, दोनों जमातों ने, हर जमात ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट रखे हुए, हायर किए हुए हैं, सोशल मीडिया सेल बनाए हुए हैं और उनमें ये चीजें की जाती हैं, लाखों रुपए उसमें लगाए जाते हैं, बहुत ताकि अफसोस की बात है। पगड़ी उछाली जा सके। खुदा का वास्ता होश के नाहुन लें और आने वाली नस्लों के लिए क्या छोड़ के जा रही हैं। सही कह रहे हैं आप इमरान याकूब साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सीखेगी हमारी नौजवान नस्ल, जो हमने करना है हम उनके लिए वो तो कर नहीं रहे। ना यहाँ महंगाई कम हो रही है, ना कोई रोज़गार के मौके हैं, ना तालीम पे तवज्जो है, ना किरदार साजी पे तवज्जो है। तवज्जो है तो सिर्फ इस बात पर कि हमने किसको किस तरह नीचा दिखाना है। महंगाई की सूरत यहाँ पर भी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। बढ़ती महंगाई की ये सूरत हाल है कि रोज़ बरोज़ हम देख रहे हैं कि डॉलर बढ़ता ही चला जा रहा है, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच रहा है। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफे का इम्कान है। अभी कुछ ही रोज़ पहले 7 रुपये का इजाफा हुआ, एक बार फिर 7 रुपये का इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आप जानते हैं कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, इसका बोझ जो ज़रूरत अशिया है उन पर पड़ता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है और आवाम की पहुँच से वैसे ही ज़रूरत अशिया जो हैं वो दूर हो चुकी हैं। जीना दोबर हो चुका है, आवाम को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। और रोटी का यह हाल है कि अब पेशावर में जो 10 रुपए की रोटी मिलती थी अब वो नहीं मिलेगी, क्योंकि जो 20 किलो आटे की कीमत थी वो 1130 से बढ़ के 1400 हो गई है। और हर सूबे में, हर शहर में जो आटे की कीमत है वो मुख्तलिफ है, यानी कि जो सरकारी निर्ख हैं वो अलग हैं और जो अपने निर्ख हैं लोगों ने जो मुकर्रर किए हुए हैं वो अलग हैं। वज़ीर-ए-आज़म हमेशा ये कहते हैं कि माफियाज हैं, लेकिन माफियाज के खिलाफ एक्शन क्या लिया गया, इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया। चीनी, आटा, घी सब कुछ महंगा हो चुका है। फल, सब्जियां, हर वो चीज़ जो इंसान की ज़रूरत है, जो उसने रोज़मर्रा खाना है, वो अब उसकी ज़रूरत से बाहर हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में क्या करें? और फिर हमारे वुज़रा ये कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत अभी भी दीगर ममालिक से कम है। जनाब आला, आप ये मुझे बताइए, फ़ीकस आमदनी इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले पाकिस्तान में कितनी है? कितने लोग बेरोज़गार हुए हैं? डॉलर रेट क्या है? हमारा रुपया कितना मुस्तहकम है? हम कंपैरिजन पहले इन चीज़ों पे करें, बाद में हम पेट्रोल प्राइसेस पे करें। सबसे पहले शौकत बसरा साहब से इसका जवाब बनता है, फिर दोनों मेरे जो शुल्का हैं उनकी जानिब में आऊँगी। बसरा साहब, वैसे तो हमेशा आप यही कहते हैं कि सुमैया आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इस बारे में कोई इफ एंड बट्स नहीं है, मैं आपका जवाब बता रही हूँ, कोई कतई राय नहीं है। सर इसके अलावा कोई नया जवाब बताएं आप मुझे, नया जवाब। देखिए सुमैया, महंगाई वर्ल्ड ओवर एक हकीकत है। आज मैं पढ़ रहा था और सुन भी रहा था, बल्कि CNN ने कोट किया है कि पेट्रोल की और डीजल की कीमतें दुनिया में अपनी हाईएस्ट रेंज पे आज गई हैं। अच्छा, अब उसका इम्पैक्ट मैं फिर आपको कहूँ, जब पेट्रोल और डीजल महंगा होता है
उसका इम्पैक्ट हर चीज़ पे आता है। आप अगर हम कहें कि वो चीज़ें महंगी नहीं होंगी तो ये गलत बात है। अच्छा, फिर आपने कहा कि आप कहते हैं इफ एंड बट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, इसको जो अभी ख़ास तौर पे हमें 2-3 इश्यूज़, कोविड वाला भी इशू आया और उसकी वजह से भी पूरी दुनिया में आप देख लें बड़ी बड़ी इकोनॉमीज थी वो डिस्टर्ब हुई हैं। हम इसके बावजूद कर क्या रहे हैं? हमने एहसास प्रोग्राम के ज़रिए पूरी पाकिस्तान का सर्वे किया। वहाँ पे हमने ड्यूरिंग कोविड वहाँ पे लोगों को हेल्प पहुँचाई। अभी भी हम क्या कर रहे हैं कि हमने हेल्थ कार्ड जो है, जिसमें ज़रा हर घर के अंदर बीमारी भी है, सेहत भी है, तालीम भी है, आपके दूसरे मामलात भी हैं, उनके ऊपर हेल्थ कार्ड अच्छा, ये निचले तबके के लिए हैं, जो एक सर मिडिल मैन है ना, मेरी जो मुतवस्सित तबका है, वो हाथ नहीं फैलाएगा, वो एहसास सेंटर नहीं जाएगा, वो 2 वक्त की रोटी भी नहीं खाएगा, लेकिन वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। समझिए, मैं 1 मिनट में दे दें, उसके ऊपर हम लोग हर सूरत में हेल्थ कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर इसी तरह हमने जो अभी एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं वो ये है कि हम टारगेटेड सब्सिडी कर रहे हैं एहसास प्रोग्राम के ज़रिए। जहाँ पे लोग मार्क हो चुके हैं, उनको जो आम ज़रूरत ज़िंदगी, जिनकी बात अभी आप कर रही थी कि खैबर केपी के अंदर रोटी महंगी हो गई है, चीनी महंगी है, या पूरे पाकिस्तान के अंदर ये इशू है। ये सिर्फ ये नहीं है कि जहाँ जहाँ तहरीके सर, आप मुझे बस ये बताए जा रहे हैं कि एहसास प्रोग्राम के तवस्सुस से आप क्या कर रहे हैं, या फिर आप सब्सिडी क्या दे रहे हैं। आपने मुझे एक बार नहीं बताया कि सुमैया रोज़गार के मौके हम पैदा कर रहे हैं, लोगों की आमदनी बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं, हम ये चीज़ों को और मज़ीद सस्ता करने पर गौर कर रहे हैं। चले, खैर आपका पॉइंट रहा ना एहसान साहब, चलें, हुकूमत तो महंगाई कर रही है ना, और आप लोगों के अल्फाज है कि हुकूमत इतनी अहल ही नहीं है कि वो कुछ आवाम को दे सके। लेकिन एक PDM बनी थी सर, जो महंगाई के ख़िलाफ़ बनी थी, आवाम के लिए बनी थी। अफसोस के साथ वो PDM भी कुछ नहीं कर सकी, महंगाई जूं की तूं है बल्कि बढ़ती जा रही है। देखिए सुमैया, सबसे पहले तो मैं बसरा साहब को बताना चाहता हूं कि ये दुनिया का जो ये हर प्रोग्राम में, हर चैनल पे कहते हैं जी दुनिया में महंगाई है और दुनिया के अंदर ये कोरोना की वजह से तबाही आई हुई है। मैं आपको सितंबर का फिगर बताता हूं, इंडिया का फूड इन्फ्लेशन का, जो खाने पीने की अशिया की अफराते ज़र है, वो 1% से कम थी। ये आप फिगर्स निकाल के देख लें आप। इसी तरह अगस्त में वो 3.11% थी। जी। आपके यहाँ डबल डिजिट पे फूड इन्फ्लेशन है। सर, इन्फ्लेशन रेट 1 महीने में 9 से 12 पर आया है। क्या चीज? इन्फ्लेशन रेट 1 महीने में 9 से 12 पर आया है। बिल्कुल। मैं और ये कहते हैं, देखिए क्या इंडिया दुनिया का हिस्सा नहीं है? क्या इंडिया में कोरोना नहीं है? ये गलत बयानी करते हैं कि पूरी दुनिया में हो रही है। इसी तरह ओवरऑल इन्फ्लेशन 4.35% थी, 4.4% इंडिया के अंदर सितंबर के महीने में। आपके यहाँ 8.4% थी, दुगनी से भी ज्यादा। तो पहले तो एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता था। अब आप PDM के ऊपर आ जाएं। देखें, PDM जो है एहतजाज, ऑपोजिशन का काम है वो एहतजाज करे। ऑपोजिशन का काम है कि वो असेंबली में हुकूमत की नाकारा पॉलिसीज के बारे में बताए अवाम को और करेक्शन दे। हम बता रहे हैं बार बार कि इनसे हुकूमत नहीं चलती। इनका चौथा तो वजीर खजाना है। 4 साल अभी पूरे नहीं हुए, 4 वजीर खजाना बदल गए। इसी तरह FBR के दर्जनों चेयरमैन जो है वो चेंज हो चुके हैं। इनके पास कोई इकोनॉमिक प्लान नहीं है, कोई इनका 1 ईयर प्लान नहीं है, कोई 5 ईयर प्लान नहीं है। इनको कुछ नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। अब डॉलर को कहते हैं फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, फिर ये पैसे भी फूंकते हैं फेडरल रिजर्व से कि डॉलर को संभाले, वो भी नहीं इनसे मैनेज किया जाता। इनकी कोई एक पॉलिसी नहीं है। ये हर अपनी, पहले कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट काबू में आ गया और उस पे ये बगले बजाते हैं कि हमने कामयाबी हासिल कर ली। आज ये इस साल कहते हैं 14 अरब डॉलर मनफी जो है करंट अकाउंट डेफिसिट जाएगा। इनको समझ नहीं आ रही कि मईशत कैसे कंट्रोल करनी है। और खुदा की चले, इनको तो समझ में बिल्कुल नहीं आ रही कि मईशत कैसे कंट्रोल करनी है। मुआशी तज्जियाकार भी कह चुके हैं। हाँ जी सुमैया, जी। सुमैया, अगर पेट्रोल 140-45 पे चला जाता है जी, अगर डॉलर जो है 180-85 पे 200 की बात हो रही है सर, 200 की। लोगों में सकत नहीं है। अब लोग नहीं सह सकते। सही। मैं समझता हूँ लोगों का सब्र खत्म हो चुका है, पहले ही थके हुए लोग 3 साल से थक चुके हैं। अब ये आगे अगर ये इसी तरह करेंगे तो मुझे छोड़ दे PMLN, PTI, पीपल्स पार्टी, हम तबाह हो रहे हैं। तबाह हो रहे हैं, मुल्क तबाह हो रहा है, आवाम तबाह हो रहे हैं। सर पॉइंट टेकन। अच्छा, मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, सर मुझे जरा ये बताइए, एक सेकंड। जी, फिक्रा बोलें सर। एक अभी राना साहब को यकीन माने, इस तरह इनको दर्द है गरीबों का, महंगाई का, बेरोजगारी का। और मुझे, और तुसी कौन लोग हो, और ये तो बता दें कि आप लोग गरीब क्यों नहीं हुए।
आप लोग अमीर से अमीर तारों के चार सर, गाड़ियां अभी लेकर तो पाकिस्तान हुकूमत के की वजह कितने से। लोग गरीब हो गए, और- कोई भी और गरीब नहीं हमें हुआ। गरीब करके कोई चले गए सियासतदान हैं। गरीब और नहीं होता, आज सर, आवाम आज गरीब मगरमच्छ होती है। सर, आवाम गरीब होती है, आज सर, ये मगरमच्छ चीज़ें के छोड़ आंसू बहा रहे हैं, खुद करोड़पति और घरपति बन गए आप लोग। सर पॉइंट लेकिन मुझे दुनिया देखिए, के हर कोने में मुस्तफा साहब जनाबे का बना टेक लिए। लेने दें। मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच साहब, जरदारी साहब ये कहते हैं अगली बारी पीपल्स पार्टी की है, पीपल्स पार्टी अगली बारी अगर लेती है सर तो ये है मईशत का हाल, और ऐसा ही कुछ मिलता जुलता हाल पीपल्स पार्टी के दौर में भी रहा है। उस वक्त के फैक्ट्स एंड फिगर्स भी सबके पास हैं। कैसे संभालेगी इस गिरती हुई मईशत को पीपल्स पार्टी? देखें, पीपल्स पार्टी ने 2008 में भी एक मुल्क जो कि आपके वॉर ऑन टेरर की वजह से बहुत वॉर टर्न हो चुका था, उसको भी पीपल्स पार्टी ने ही संभाला। सर, ये तो मुस्लिम लीग दावा करती है। आज भी अगर पीपल्स पार्टी, अब देखें ना, इन दोनों की आप देख रहे हैं आपस में जिस तरह ये लोग एक नेशनल क्राइसिस हो रहा है, उस पर भी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। तो हम तो इस चीज़ में है ही नहीं, हम तो इस चीज़ में आप देखें ना, हम तो बिल्कुल मेच्योरली डील कर लें। लेकिन बात यह है कि अभी मैंने नेशनल असेंबली की स्पीचेस सुनी, शाह महमूद कुरैशी साहब की, साद रफ़ीक साहब की। अब ये जो है वो रिस्पेक्ट पे कर रहे थे अब्दुल कदीर खान साहब को, तो अब्दुल कदीर खान साहब के नमाज जनाजा में तो इनमें से कोई भी नहीं पहुंचा। वहाँ तो आपके चीफ मिनिस्टर सिंध वाहिद शख्स से जो पहुंचे वहाँ पे, जो सिंध से गए इस्लामाबाद, लेकिन इस्लामाबाद से आपके प्राइम मिनिस्टर साहब को या किसी वफाकी वजीर को या किसी MNA को जो कि ये 8 से 10 मिनिस्टर्स तो की इनमें बात से सुनने में आ रही है। बसरा साहब, कोई भी नहीं जा सका। ऐसा है कोई गया था अब्दुल कदीर खान साहब के जनाजे में? बसरा साहब, हाँ जी, पूरी बसरा साहब को कैबिनेट शायद- गई थी, पूरी सुने जी, जी। पूरी कैबिनेट ऑलमोस्ट वहां पे गई थी और ये प्रोपेगेंडा किया गया। देखिए, देखिए, सिर्फ सिंध का वजीर आला मौजूद बसरा था। साहब, विद ऐसी ऑल गलत ड्यू बात है। रिस्पेक्ट, वो यहाँ पे हमारे आपकी कौमी हीरो कैबिनेट थे। की जरूरत नहीं थी। यहाँ प्राइम मिनिस्टर शुड हैव बीन देयर, आपके प्रेसिडेंट को प्राइम होना मिनिस्टर चाहिए नहीं थे, लेकिन था। वुज़रा गए बाकी थे। लंगर खानों में जाने के लिए जाना सिक्योरिटी चाहिए इशू था। नहीं होता, यहाँ हाँ पे जी, जाने के जाना लिए चाहिए सिक्योरिटी क्राइसिस हो जाता है। तो दिस इज वेरी शेमफुल। एक बंदा जिसने आपको न्यूक्लियर पावर बनाने में हेल्प की, उसके लिए अगर वजीर आजम के पास टाइम नहीं है तो वजीर आजम फिर किस चीज़ के लिए भाई? तो वो कहाँ जाएगा? उमर शरीफ ने सारी जिंदगी इनके साथ स्ट्रगल की, उनके नमाज जनाजा पे ये नहीं पहुंचते, अब्दुल कदीर खान के नमाज जनाजा पे ये नहीं पहुंचते। लेम एक्सक्यूजेस अब ना दें। और जहां तक माशी सूरत हाल है तो लोग तो फाके कर रहे हैं, लोग तो इनको जो अच्छा, है आप वो- लोग क्या करेंगे? सिंध में तो वैसी आपकी हुकूमत है और सिंध तक ही है, पंजाब में तो पीपल्स पार्टी की तरह से है ही नहीं ना। आप लोग क्या करेंगे? कैसे हुकूमत में कैसे आएंगे? ये जो बातें करते हैं ना कि वहाँ पे इंटरनेशनली पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई हैं और कोविड की वजह से ये सूरत हाल है, इसलिए लिहाजा जो है वो पाकिस्तान की माशी हालत ऐसी हो चुकी है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग और कुछ भी नहीं है। सर, आप क्योंकि मुझे सिर्फ मेरे इसी सवाल का सूरत जवाब हाल दें। में- ज़िमनी इसी सूरत इलेक्शन हाल में कहीं नजर नहीं आई है पीपल्स पार्टी। आप इक्तदार में कैसे आएंगे 2023 के इलेक्शन में? नहीं, इस सवाल का जवाब ज़िमनी दें। इंतखाबात में आप अगर देखें तो ज़िमनी इंतखाबात में PTI कहाँ स्टैंड कर रही है? KPK से PTI हार सर, चुकी मैं है, तो पंजाब कराची की से बात PTI कर रही हार हूँ चुकी ना। है। मैं पंजाब में बता दें कहाँ है पीपल्स पार्टी? देखिए, वक्त बदलते हुए टाइम नहीं लगता। अच्छा। आप देखें लोग देख रहे हैं। देखिए, पीपल आर द बेस्ट जज। अच्छा। आज लोग देख रहे हैं, मरियम बीबी के कमेंट्स भी देख रहे हैं, इनकी इमेच्योरिटी भी देख रहे हैं PTI आपको लग रहा है इन दोनों की से कि मायूस हो गए हैं या जो इनसे एक नोटिफिकेशन नहीं निकल पा रहा, ये हाँ। मुल्क क्या चलाएंगे? मुझे आप एक बात सर, बताएं तो ना। PSP भी यही दावा करती है इनसे मुल्क नहीं चलता। वो तो PSP तो उनको भी खैर नहीं उससे तो मिलते। हमारा कोई लेवल, कोई मुकाबला नहीं है। पीपल्स पार्टी एक नेशनल पार्टी, एक मेच्योर पार्टी है और 50 सालों से हम यहाँ पे सियासत कर रहे हैं, तो PSP से तो हमारा मुकाबला नहीं है। कहने का मकसद ये है कि PTI इज गॉन, इट्स फिनिश्ड। आप इसको अगले इलेक्शन में आप जो है ना इनको कहीं भी नहीं अच्छा। देखेंगे। इनके टिकट लेने के लिए लोग जो है ना वो अवेलेबल नहीं होंगे। ये लोग घर घर जाके ढूंढ रहे होंगे कोई बंदा टिकट ले ले। ये हाल होने वाला है। ये हाल होने वाला है इनका। मेरे और आप लोग मेरे भाई की थोड़ी देर बाद आंख खुल जाएगी। अभी मेरे भाई ख्वाब में बात कर रहे हैं। अभी अच्छा। असल में रियलिटी डिफरेंट है। मेरे भाई नए सर, नए आप आए पहले हैं, नोटिफिकेशन इनको निकालें हकायक का सर, अंदाजा नहीं छोड़ है। दें आप पहले इनको नोटिफिकेशन हकायक का निकालें, अंदाजा मुल्क को इस नहीं है। बहरान से बाहर सुन तो निकालें। लें, सुन तो लें, मेरी बात तो सुन लें जरा। जो देखें, मैं पीपल्स, आप मेरे ख्याल में अभी नए नए आए हैं, मेरा पीपल्स पार्टी से बड़ा तल्लक रहा है। बात ये रियलिटी पे करें आप। इस वक्त वो जमात जो कहते थे चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर में, हमने इसमें रहे हैं। आज हालत हाँ, ये ये हालत है। वैसे ये है कि अब सिंध तक आप लोग महदूद हो गई है। सिंध तक पीपल्स रह पार्टी गए। यकीनन इस पर काम करेगी। बातें दूसरों करते हैं, रहने दे। बसर साहब, बहुत मैं- शुक्रिया आपका। सर, मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच साहब, राना एहसान साहब, तमाम हज़रात का बहुत शुक्रिया। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, फिर गोजरा मोटरवे केस की बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पिछले साल सितंबर में मोटरवे पर एक ज्यादती का वाक़या पेश आया जिसने पूरी कौम को
हिलाकर रख दिया था। एक खातून को उसके बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया गया और 1 माह में ही अदालत ने फैसला सुनाया और दोनों मुजरिमान को सजाए मौत सुना दी गई है, लेकिन अभी तक सजाओं पर अमल दरामद नहीं हो सका। लेकिन एक ऐसा केस उसी तरह का, उसी नौयत का एक और केस सामने आया गोजरा मोटरवे पर, जहां पर एक खातून को नौकरी के बहाने बुलाकर गाड़ी में ज्यादती का निशाना बनाया गया। उसके बाद मोटरवे पर ही मुल्जिमान छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है और अभी जो डीएनए रिपोर्ट है उसका इंतज़ार किया जा रहा है। अलबत्ता मेडिकल में ज्यादती साबित हो चुकी है। लड़की की उम्र मुश्किल से 18 से 19 साल थी। एक बुटीक में काम करने के बहाने इन लोगों ने उसे बुलाया गोजरा, और ये खबर ये है कि अपनी खाला के साथ वो लड़की यहाँ आई और उसके बाद एक गाड़ी जिसमें एक खातून और 2 मर्द मौजूद थे, उन्होंने ये कहा कि हम इसको छोड़ देंगे, लेकिन उसके बाद ये ज्यादती का वाक़या पेश आया। मामला हुआ कैसे, ये मामला है क्या, जानेंगे हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन से। आबिद, ये बताइएगा वाक़े के हवाले से और अभी तक क्या पेशरफ्त हुई, ये दोनों मामला बताइएगा। आज बिल्कुल जी अफसोसनाक वाकया मोटरवे M4 पर पेश आया था। 18 साल लड़की को अगवा के बाद मुबैना ज्यादती का निशाना, जो इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया और मुल्जमान जो है मुतासरा लड़की को मोटरवे पर ही फेंक कर फरार हो गए थे। तो मीडिया पर खबर नशर होने के बाद पुलिस हरकत में आई है और जो मरकजी मुल्जम है हमाद, सबसे पहले उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद दूसरा मरूफ उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मरकजी मुल्जम पहले पुलिस दोनों मुल्जम पकड़े गए हैं, जबकि मुल्जमान की जो ज़ैर इस्तेमाल गाड़ी है वो भी बरामद कर ली गई है। ठीक है आबिद हुसैन, शुक्रिया आपके वक्त का। डीएसपी वक़ार अहमद साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे इस केस के बारे से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डीएसपी साहब। सर, क्या पेशरफ्त हुई है इस गोजरा मोटरवे केस में अब तक? ने जो 2 मुल्जम थे ना FIR के, हमने हम्मादुल हक और रहमान दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वो जो साथी मुलजमा नहीं थी, वो साथी जो विक्टिम थी ना उसकी साथ आई थी। जो मुलजमान कह रहे हैं ना, हमें बता रहे हैं कि हम 2 थे दोस्त और वो 2 आई थी, इरम और लाइबा। वो लाइबा जो है ना वो FIR में मुलजमा है, लेकिन वो आई उसके साथ थी। वो पता नहीं उन्होंने क्यों उसको मुलजमा डिक्लेयर करा दिया, लिखा दिया। वो उस विक्टिम की साथी है। सर, आप ये तो इंकशाफ कर रहे हैं कि वो खातून मुलजिमा जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है केस में, जिसके लिए छापे मारे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं वो तो मुलजिमा है ही नहीं, तो FIR में उसका नाम है, तो फिर क्या FIR दोबारा दर्ज की जाएगी? नहीं सर, नए सिरे से वही FIR जो हो गई उसको हो गई है, लेकिन जो मुलजमान है ना वो कह रहे थे ये लड़की हमारे साथ नहीं थी, ये लड़की उस इरम के साथ, इरम उन नसा के साथ आई। तो सर, ये मेडिकल रिपोर्ट में तो ज्यादती साबित हो गई आप कह रहे हैं, तो ये जो DNA रिपोर्ट है ये कब आएगी? जी, विक्टिम की जो स्वैब है ना वो भिजवा दिए हैं हमने PSF में लाहौर। तो अब मुलजम गिरफ्तार हो गए हैं, अब विक्टिम भी आएगी, मुलजम भी आएंगे, इन्हें लेके जाएंगे हम लाहौर लेबॉर्ट्री में, वहाँ इनके DNA होंगे, सैंपल लिए जाएंगे। जब सैंपल लिए जाएंगे फिर DNA मैच होंगे, जब मैच होंगे तो फिर फाइनल रिपोर्ट आएगी कि ये जना हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या सर फिर हम ये समझे कि ज़ाहिर मरकज़ी मुल्ज़िम है, क्या उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया है? और जिस तरह आपने कहा कि अभी DNA टेस्ट की जो है वो रिपोर्ट्स आएंगी, लाहौर लेकर जाएंगे और उसके बाद ही सारा मामला आगे बढ़ेगा, तो फिर रिपोर्ट की जो टेस्ट की रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही मज़ीद पेशरफ्त होगी इस केस में? जी, कर चुका है जी, बिल्कुल। जब रिपोर्ट का रिजल्ट आ जाएगा उसका DNA का, तो फिर केस को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, DSP साहब वक़ार अहमद साहब हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका। इस तमाम सूरत हाल में अभी तक लगता कुछ यूँ है कि केस थोड़ा उलझा हुआ लगता है, लेकिन देखना ही होगा कि आगे जाके होता क्या है। बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। बैरिस्टर साहिबा, जब हम इस तरह के वाक़यात देखते हैं, सुनते हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि क्या जाए। अभी मैंने जिक्र किया कि मोटरवे ज़्यादती केस जो कि इतनी हाइप क्रिएट हुई, खातून के साथ ज्यादती हुई, बच्चों के सामने मुल्जिमान को सज़ा सुनाई गई, लेकिन सज़ा पर अमल दरामद नहीं हुआ। और आज जब गोजरा मोटरवे केस सामने आ गया है, इसमें एक 18 साल की लड़की से मुबैना इज्तिमाई ज्यादती की गई है। जी बिल्कुल, और आई थिंक लास्ट टाइम भी हम यही बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि लॉ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। मोटरवे इंसिडेंट की आप बात करती हैं, मोटरवे इंसिडेंट के फ़ौरन बाद ही प्रेसिडेंट साहब ने 2 स्पेशल एंटी रेप लॉज जो हैं ऑर्डिनेंसेस वो
पास किए थे जिसमें स्पेशल कोर्ट्स का कहा गया था, जिसमें स्पेसिफिक डायरेक्शंस दी गई थी पुलिस को कि किस तरीके से रेप विक्टिम्स को हैंडल करना है, और उसमें आपके एंटी रेप क्राइसिस सेल के बारे में, उसकी इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया था। स्पेशली जहाँ पे आपकी ये जो FIR की वो जो बात कर रहे हैं उसमें बताया गया है कि विदिन 48 आवर्स और एज सून एज प्रैक्टिकेबल आपने FIR दर्ज करके चालान जो है वो सबमिट करना है। क्यों 99% जब इस टाइप के केसेस आते हैं उसमें कन्विक्शन नहीं होती, वो इसीलिए नहीं होती क्योंकि चालान फॉर्म है वो टाइम पे नहीं सबमिट होता। क्यों नहीं होता? हमारे पास सिस्टम नहीं है। जैसे कि पुलिस साहब, ये जो अभी DSP साहब कह रहे थे, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ से गोजरा से जाएगा ये, अभी लाहौर आएगा, लाहौर में ऑलरेडी पेंडिंग जो केसेस हैं उनका वो प्रोसीजर इस वक्त चल रहा होगा, उसकी ये वेटिंग में होंगे, उसके बाद जो मुल्जिम हैं वो आएंगे, और ये सारा जो प्रोसेस है इस पे हुकूमत को बिल्कुल इस पे ध्यान देना चाहिए ताकि ये जो केसेस हैं इनमें कन्विक्शन ही नहीं होगी अगर प्रोसेस अच्छा, ही अफसोस की बात है ना कोई फोरेंसिक लैब है हमारे पास लाहौर के अलावा, कोई बड़ी फोरेंसिक लैब हमने कहीं नहीं कायम की, इवन कराची जैसे बड़े शहर में नहीं है। फिर दूसरी बात ये, अभी आपने मुझे कहा कि स्पेशल कोर्ट्स की बात, लेकिन 1 साल हो गया है मोटरवे केस को, उस पर यानी कि अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई वो स्पेशल कोर्ट्स पे। ऑन पेपर तो बिल्कुल उसकी इजाज़त मिल गई है, मगर स्पेशल कोर्ट्स के लिए जो ट्रेनिंग है जजेस की, और दूसरा जो वीडियो लिंक के थ्रू बात करना विक्टिम का, क्योंकि विक्टिम ऑलरेडी ट्रॉमेटाइज होती है, अब उसको फिर से उनको फेस करना या फिर से उस चीज़ को बात करना अदालतों में बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली सेशन कोर्ट जहाँ पे मुजरिम वैसे ही हर जगह नज़र आ रहे होते हैं। सो उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स का बनाया गया था। मगर मुझे जो एक चीज़ जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो ये है कि पुलिस शुड बी यूजिंग द एंटी रेप ordinance which is now I believe a law now and they should be following that। और उसके हम अभी तक पुराने तरीक़ेकार पे ही चल रहे हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अमरीन कुरैशी, उनका ये मानना है कि जो एंटी रेप ऑर्डिनेंस लाया गया था जब ये मोटरवे केस आया था, उसको आज क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा पुलिस की जानिब से, और स्पेशल कोर्ट्स का क़याम भी अभी तक नहीं हुआ है। जब हम पुराने तरीक़ेकार पे रहेंगे तो हम कैसे प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ाएंगे? ये बड़ा आम सवाल है। सवाल को छोड़े जा रही हूँ, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।